सर नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 24 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम एक साथ कलेक्ट करें और जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको एक साथ उनके एस्पेक्ट को डिस्कस करें तो काफ़ी कुछ हमें इम्पॉर्टेंट और हमारे सिलेबस से रिलेवेंट टॉपिक्स आए हुए हैं, उनको हम सभी लोग बेसिकली अल्टरनेटिव क्रम में देखेंगे और उनके सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं उन सभी आर्टिकल्स को। यदि बात करें उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे आज हमें डिस्कशन करना है तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारा जो है राफेल टेक ट्रांसफ़र, इस पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आया हुआ है तो इसके सभी एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्टोपिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये अपने आप में आप सभी को राइटिंग स्किल के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है क्योंकि ये हमारे बेसिकली सिलेबस से रिलेवेंट है। डेमोक्रेसी पे लिखना है भी आप सभी को, यदि आप इसको रीड करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप इससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट आएंगे लिख सकते हैं। साथ ही साथ और लाइट टच एक एडिटोरियल पे इसका फर्स्ट आर्टिकल है, फीमेल लीडरशिप, जो कि आपके जीएस पेपर 1 की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के अप्रोच से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप सभी को पढ़ना है जो कि एडिटोरियल पेज में ही आया हुआ है। साथ ही साथ लेबर बिल पास हुई है लोकसभा में, हम सभी जानते हैं लेबर कोड क्या है और क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं, इन सभी के हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रल बाई 2060 जो है चाइना द्वारा अप्रोच किया गया, चाइना द्वारा कहा गया कि वो कार्बन का जो न्यूट्रलिटी रेट है वो लगभग 2060 तक न्यूट्रल कर देगा। और साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए जो G4 कंट्रीज़ हैं, तो G4 कंट्रीज़ उस पर बार बार रिफॉर्म्स की बातें कर रही हैं, तो G4 कंट्री कौन कौन सी हैं और उनके नाम्स क्या है उनको हम सभी डिस्कस करेंगे। और इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में एक इंसिडेंट हुआ है उसको हम सभी देखेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए इस सेशन को हम सभी कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स उन सभी आर्टिकल्स को। सबसे पहले हमसे देखेंगे, लिखा हुआ है कि आपका ओवर 380 वेल्स डेड इन मार्च इज ट्रेंडिंग। तो लगभग ऑस्ट्रेलिया की एक तस्मानिया जो कॉस्ट है वहाँ पे लगभग 380 जो वेल्स हैं वो मर गई हैं। इससे संबंधित कल भी आर्टिकल्स द हिंदू में आए हुए थे। इसके सभी एस्पेक्ट को कल की न्यूज़ पे द हिंदू बेस्ट एनालिसिस में हम सभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज भी इस पे आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो ये अपने आप में लार्जेस्ट इंसिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें लिखा है कि एटलीस्ट 380 वेल्स हैव डाइड इन मास ट्रेंडिंग इन द साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑफिशियल सेड ऑन वेडनेसडे। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए। देखिए बेसिकली इसमें कहा गया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है बेसिकली किस कारण से हुआ है और इसको क्या क्या मतलब कि इस पर किस क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिस कारण ये मतलब कि इंसिडेंट देखने को मिला है। तो हम सब जानते हैं कि नियरली द इंटायर पॉड ऑफ 460 लॉन्ग फाइन पायलट वेल स्टक इन मैक्वेरेनी हार्बर ऑन द रस्ट एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड विद कोस्ट ऑफ तस्मानिया। तो पॉपुलेटेड वेस्ट जो कास्ट ऑफ तस्मानिया जो है वो बेसिकली पॉपुलेटेड है। साथ ही साथ वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंजिंग है, जैसे कि अगर हम बात करें ये जो वेल्स होती हैं वो अपने इकोसिस्टम से चलती हैं। कैसे चलती हैं? इकोसिस्टम से, यानी कि ध्वनि के हिसाब से अपनी नेविगेशन को कंप्लीट करती हैं। तो यदि आप लगातार उस वहाँ पे साउंड पोल्यूशन अधिक होने के कारण, नावों की आवाजाही अधिक मात्रा में होने के कारण ये अपना रास्ता भटक जाती हैं, जिसके कारण ये किनारे पर आ जाती हैं। तो लगभग सभी वेल एक साथ किनारे पे मुड़ जाती हैं आके और सभी आपस में लड़ भी जाती हैं। तो लड़ने के कारण उनकी सबकी क्या होती है, किनारे पर डेथ हो जाती है। लगभग इस पर कल भी आर्टिकल आया था और आज भी छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है। तो आप सब लोग जानते रहे कि घटना कहाँ की है, तस्मानिया की है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आपका बहुत बेहतरीन आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि सीइंग डिस्टोपिया इन इंडियाज डेमोक्रेसी। तो इंडिया की डेमोक्रेसी में कहीं कहीं डिस्टोपिया दिख रही है, ये बेसिकली बातें की जा रही है। तो इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड September 15 इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप सभी को ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है कि इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे जो है यूनाइटेड नेशन ने किस दिन डिसाइड किया हुआ है, तो वो है 15 सितंबर। तो पिछले दिनों ये मनाया भी गया है और ये ऑर्गेनाइज भी अब हर साल होगा। तो जो ये डेमोक्रेसी मनाने का जो सिस्टम है ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली बातें अगर इस उठ के आ रही हैं तो आखिर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या और डेमोक्रेसी में क्या क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इस पूरे आर्टिकल में बेसिकली इन्हीं सब बातों की चर्चा है और इन्हीं का डिस्कशन है। तो यदि हम बात करें डेमोक्रेसी की तो फॉर्मली इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक ऑल राइट। हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। देयर आर मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल सफरेज सब्जेक्ट ओनली बी एज रिस्ट्रिक्शन। तो हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में इंडिया जो है अपने आप में कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी एस्पेक्ट हैं
डेमोक्रेसी के कारण ही इंडिया में हर साल हमेशा जो कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शंस, जिस कारण सत्तारूढ़ जो भी पार्टी होती है अगर जो भी जीतती है या हारती है फिर वो सत्ता को क्या करती है, ग्रहण करती है और उसको छोड़ती भी है। साथ ही साथ यानी कि बात करें हम इंडियाज़ की, तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि इसमें कुछ प्रमुख एस्पेक्ट हम सभी जानते हैं। क्योंकि ये होता है, इसमें क्या है कि देयर आर मल्टी पार्टी इलेक्शंस विथ यूनिवर्सल सफरेज सब्जेक्टेड ओनली एज रिस्ट्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में हमेशा जैसा कि हमने बताया कि इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और उसके द्वारा जो भी मतलब पार्टी जीतती है वो स्मूथली मतलब पार्टी को चेंज करती है और सिस्टम को आगे बढ़ाती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि भारत इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर आगे की बात करें दूसरे सेकंड आस्पेक्ट की, तो इसमें इंडिपेंडेंट प्रेस एंड जुडिशरी है। इंडिया की जो प्रेस और जुडिशरी सिस्टम है वो भी इंडिपेंडेंट है, क्या है वो भी इंडिपेंडेंट है। इसके बाद जो भी गवर्नेंस आती है, जो भी इलेक्शन के बाद चेंज होती है वो बिल्कुल स्मूथली चेंज होती है। ये हमारा कंसिस्टेंसी क्या है, बनी हुई है, इसमें नो चेंजिंग है। और अगर अगली बात करें कि जो भी मतलब कि सिस्टम डेमोक्रेटिक ही होती है, जो एक प्रकार से अगर हम बात करें कि इन तीनों चारों आस्पेक्ट को हम एक साथ मिक्स करें तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली प्रेस जुडिशरी वहाँ की इंडिपेंडेंट हो, इलेक्शंस के द्वारा नॉमिनेट करके जो भी कैंडिडेट हैं वो आएँ और स्मूथली वो चेंज होते रहें विदाउट एनी डिस्प्यूट। तो ये सारे एस्पेक्ट होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के। लेकिन जो इसकी आउटकम्स आने चाहिए, यानी जो इसके परिणाम आने चाहिए, वो अगर आ रहा है तो इसने डिबेट का कारण क्यों बन रहा है, और इसकी संपूर्ण जो एस्पेक्ट आ रहे हैं अगर वो ग्लोबली लेवल पे बात करें, यानी कि अगर इसमें लिखा है टू एक्सटेंड इट अमाउंट टू एडमायरिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन विथ सेक विदाउट कंसर्न फॉर द सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। यदि इसके आउटकम्स आ रहे हैं तो इट इज़ लाइक एडमायरिंग टू आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग विदाउट पुशिंग इन इंक्वायर वेदर इट्स इनहेबिटेंट। यानी कि यदि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो इसके आउटकम्स भी आने चाहिए, और यदि आउटकम्स आ रहे हैं तो वो आउटकम्स क्या आ रहे हैं उसको थोड़ा हम सभी लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर बात करें, अगर सभी लोग डेमोक्रेसी जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, यानी जो प्रजातंत्र है, उससे सभी लोग सेटिस्फाई हैं, तो जो उसका आउटकम है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है कि आउटकम्स डिफर एमॉन्ग countries that are democracies take for instance life satisfaction the citizens report। यानी कि अगर वो संतुष्ट हैं तो सभी लोग संतुष्टि का जो सेटिस्फैक्शन जो रिपोर्ट आती है उसको हम सब लोग देखते हैं। फर्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट द पोटेंशियली एंड इम्पॉर्टेंट मेट्रिक एज इट based on people perception on what matters most including the responsiveness of the government to their needs। इन द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2020, जो यूएन की 2020 की जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, बात करें यदि इसकी हम कि जो यूएन हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आई है, इसमें अगर बात करें इंडिया की तो इसमें लगभग टॉप 10 कंट्री में इंडिया का कोई स्थान नहीं है। साथ ही साथ यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है तो उसका जो प्लेस है लगभग 153 कंट्रीज़ में से 144वां रैंक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी पिछले बार की काउंटिंग में भी स्तर उसका क्या हुआ है, गिरा हुआ है। यानी कि अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस डेमोक्रेसी सभी लोग सेटिस्फाई हैं, तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का रैंक है लगभग 153 कंट्रीज़ के अंतर्गत सिर्फ 144वां उसका रैंक है। ये तो हो गई फर्स्ट आस्पेक्ट। सेकेंड आस्पेक्ट की यदि हम बात करें तो कुछ सेकेंड आस्पेक्ट में कहा गया कि जो यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स है इंडिया में बहुत उसकी पुअर कंडीशन दिखा रही है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी कहीं ना कहीं उसमें वो इम्प्रूवमेंट इंडिया के समक्ष नहीं दिख रहा है। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 2019 में जो पब्लिश हुआ था उसके अंतर्गत इंडिया को 129th रैंक मिली थी आउट ऑफ 189 कंट्री के बीच में। यानी कि दो एस्पेक्ट आपको मिले। पहली बात यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का 153 है। इंडिया का जो प्लेस है वो कितना है आप सभी को याद होना चाहिए, 144 है 153 कंट्रीज़ में। और जो यूएन जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसमें भी उसकी काफ़ी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं रही, यानी कि 189 कंट्रीज़ में 129वां उसका स्थान रहा। तो ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जो डेमोक्रेसी है उसको डिफाइन करती है कि अगर आप सभी सेटिस्फाई हैं तो आखिर ऐसी रिपोर्ट क्यों आ रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये आर्गूमेंट कर दें कि नहीं डेमोक्रेसी को बदल दिया जाए, ये ख़राब नहीं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट की बातें कर सकते हैं, उसमें आप सुधार की बातें कर सकते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी की यदि हम बात करें
कि डिसर्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट नेमली गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। तो ये एक प्रकार का गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यदि हम बात करें डेमोक्रेसी के अंतर्गत होता क्या है और भी बातें क्या होती हैं कि अगर इसके एस्पेक्ट बताते हैं, विच आर द लिस्ट प्रिंसिपल ग्रांट इंडिविजुअल वॉइस इन गवर्नेंस, यानी कि यदि हम बात अथॉरिटेरिज्म इज नॉट कंपेटिबल विद सच अ लाइफ ओनली डेमोक्रेसी विच आर द लिस्ट प्रिंसिपल ग्रांट इंडिविजुअल डूअर्स वॉइस इन गवर्नेंस। मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर पर्सन का योगदान होता है गवर्नेंस में, चाहे वो इंडिविजुअल फॉर्म में ही क्यों ना हो। तो ये डेमोक्रेसी की पहचान होती है। साथ ही साथ दे कैन नॉट बट हैव फोरसीन दैट दे मस्ट बी इन्वॉल्व विथ कैपेबिलिटी ऑफ दिस पॉसिबल टू ऑल। दस लिबर्टी एंड कैपेबिलिटी आर कंजॉइंड एज द अल्टीमेट एस्पिरेशन इन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को यदि हमें बेहतर बनाना है तो इसमें जो कैपेबिलिटी है और जो इसकी मतलब कि एक प्रकार से जो लिबर्टी है और जो कैपेबिलिटी है, इन दोनों को हम लोग जोड़ें और इसकी जो अल्टीमेट एस्पिरेशन निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो ये कुछ प्रमुख एस्पेक्ट हैं डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए और इसमें कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए। तो लेकिन कहने का मतलब डेमोक्रेसी को चेंज ना करने की बात करके उसमें रिफॉर्म्स करने की बातें होनी चाहिए, क्योंकि यही कुछ प्रमुख एस्पेक्ट इस पूरे आर्टिकल में दिए गए थे। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कैग राफेल वेंडर रेट कन्फर्म टेक ट्रांसफ़र। तो कैग ने जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, यानी इन नियंत्रण महालेखा परीक्षण जो हैं भारत के, उन्होंने राफेल जो वेंडर हैं जो दथाल्ट एविएशन है उसको मतलब कि अलर्ट किया है कि आपने अभी तक अपना टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है वो अभी तक नहीं किया। मतलब जो फ्रेंच एरोस्कोप मेजर्स दसाल्ट एविएशन एंड द यूरोपियन मिसाइल मेकर्स MBDA हैव टिल डेट not confirm the transfer of the technology for the indigenous development of engine for the light combat aircraft LCA by the Defense Research and Development Organization and DRDO। तो हम जानते हैं कि जो इंडियाज़ और जो फ्रांस के बीच इसका मतलब कि ये मतलब कि डील हुई थी, तो उसके अंदर दिखाया गया था कि आप हमें अब 36 जो विमान हैं उनको आप सभी 36 जो राफेल है आप उसको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको आप हमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज हमारा जो DRDO है, यानी कि जो हमारा मतलब डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको यूज़ करके जो लाइट इंजन फॉर एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA बनाएगा और उस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। तो इस संदर्भ में जो डील हुई थी लगभग 60,000 करोड़ की लगभग डील ये हुई थी राफेल फाइटर जेट के लिए। तो इस पर जो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अभी तक जो टेक्नोलॉजी जो रेफर है वो अभी तक नहीं हुआ है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली अपने आप में इस पूरे आर्टिकल में कहा गया। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा है अ लाइट टच। एक लाइट टच मतलब एक हल्के टच की ज़रूरत है किसकी में, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट abounds in the digital space but the regulation must be सैगेशियस, यानी कि प्रॉब्लमेटिक कंटेंट अबाउंड इन डिजिटल स्पेस। जो डिजिटल स्पेस यानी कि जो डिजिटल मीडिया है उसमें प्रॉब्लमेटिक कंटेंट तो आ रहा है, लेकिन बट इसके रेगुलेशन में मस्ट भी सजेकियस, यानी कि इसमें बिल्कुल सावधानी से इसमें रेगुलेशन करना चाहिए और बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक इसमें क्या होना चाहिए, विवेक पूर्वक इसमें रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये बातें की जा रही जो कि आर्टिकल पिछले दिनों से लगातार बना हुआ है और हमने आपको बताया था कि ये लगातार न्यूज़ में बना भी रहेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों एक TV चैनल जिसका नाम है सुदर्शन TV, तो इसके कुछ एपिसोड की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कर दिया, इसको रोक लगा दिया। और इसी में लगातार आर्टिकल्स बने हुए क्या कोई मीडिया किसी भी कम्युनिटी किसी भी स्पेशल कम्युनिटी के प्रति कोई भी ऐसी बातें कर सकती है या जो भी है ऐसी मतलब सिस्टम कर सकती है। तो इसीलिए बार बार इसमें रिफॉर्म्स डिजिटल मीडिया में रिफॉर्म्स की बातें हो रही है। तो इस पूरे आर्टिकल में आप सभी यही पढ़ेंगे और इसको भी तैयार भी करेंगे। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित पिछले दिनों भी आर्टिकल्स आ चुके हैं जिस पर हम सभी लोग फुली फॉर्मेट डिस्कशन कर चुके हैं। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है बीइंग इन द एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप। तो फीमेल लीडरशिप अपने आप में GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट आप सभी का हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कभी भी आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जिसको अपने भी कुछ प्रमुख डाटा को जानते हैं तो उसके संबंधित एस्पेक्ट को आप डिस्कस कर सकते हैं, साथ ही साथ लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं व्हाट डू जर्मनी ताइवान एंड न्यूजीलैंड हैव इन कॉमन। यानी पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है कि न्यूजीलैंड, जर्मनी और जो ताइवान है इन कंट्री में जो महिलाओं की जो सशक्तिकरण है वो मजबूती स्थिति को दिखा रहा है, क्योंकि दीज आर ऑल द कंट्रीज दैट
यानी कि दीज आर ऑल द कंट्री हैव वुमेन हेडिंग इन द गवर्नमेंट, यानी कि इन तीनों कंट्रीज़ में, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्री में बेसिकली जो गवर्नमेंट है, वुमेन हेड गवर्नमेंट है, वो क्या है, वुमेन हेड गवर्नमेंट है, ये बेसिकली बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही साथ वुमेन रिफॉर्म्स की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो ये सारे एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें कि यदि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को करना है तो सिर्फ एक क्राइटेरिया से विकास करना मतलब पूरी तरह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यानी कि बात अगर हम करें, यानी कि यदि हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इसमें कोविड-19 से लड़ने में महिलाओं का भी योगदान बेहतर तरीके से देखने को मिला है। तो इसी कंटेंट में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट को एक साथ अगर हम मर्ज करें तो हम एक बात पे निष्कर्ष में हमारा आ सकता है, जो फीमेल लीडरशिप है वो भी होनी चाहिए। देखिए इस पूरे आर्टिकल में आप ये मत समझिएगा कि मैन वर्सेस वुमेन्स की बात हो रही है या फिर दोनों में ऐसा बात कहा जाए, नहीं, बेसिकली ये बातें कही जा रही है कि जो माइंडसेट बना हुआ है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती या जो भी सिस्टम है, तो इस बात को लेकर जो माइंडसेट बना हुआ उसको मतलब कि भ्रमित करने की, मतलब उस भ्रम को ख़त्म करने की बातें हो रही है। क्योंकि यदि हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए जो है इस पूरे एस्पेक्ट में यदि आप पढ़ते हैं, जब जब आप एस्पेक्ट को रीड करेंगे तो यूएसए जो है बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन जब उसमें महिलाओं की, इंडिया की अगर कंपैरेटिवल बात की जाए तो महिलाओं को जो वोटिंग करने का सिस्टम मिला था तो वो लगभग 90-20 में लगभग मिला था। और वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें, मतलब इंडिया जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने आप में जागरूक पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि अगर महिलाओं की बात करें तो यदि इंडिया की तो वो जो ही देश उसका आज़ाद होता है तो ठीक उसके अगले ही साल उसको वोटिंग राइट्स लगभग 1950 या 1951 में उसको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं और वोट भी करती हैं। तो ये अपने आप में ये बातें बताता है कि जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर पहले से ही किया गया था और होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी सामने आती हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो पिछले दिनों भी इंडिया की गवर्नमेंट ने 2 महिलाओं को, मतलब कि बेसिकली आप सभी देखे होंगे, कल की न्यूज़ में ये सिस्टम बना हुआ था कि 2 महिलाओं को, और उनका नाम क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, जिनको एक प्रकार से बेसिकली मतलब ये राफेल के चालक, राफेल चलाने के लिए, मतलब उनको एयरक्राफ्ट चलाने के लिए परमिशन दिया गया है कि वो भी चलाएँगे और उनको मतलब एम्पावर किया गया है। तो इस जितने भी एस्पेक्ट मतलब आपको डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो जिसको 1920 में मतलब कि मिला, चाहे वो इंडिया की बात करें जिसमें 1951 से 1952 में उनको वोटिंग राइट्स मिले, तो इन सभी बातों को डिस्कस करते हुए हम ये कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। और बेसिकली अगर हम हर क्षेत्र की किसी भी बात करें तो जो कैपेबिलिटी है मैन की और जो वुमेन की, तो उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखनी चाहिए, उन दोनों को एक साथ समझना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स भी लीडरशिप कर सकती हैं और उनको उभर के सामने आना भी चाहिए लीडरशिप करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट एस्पेक्ट में आप सभी देख पा रहे होंगे कि लिखा है लेबर बिल पास्ट एमिड बाय कार्ड। तो जो भी था इसमें लेबर बिल पास हुए, इसके क्या एस्पेक्ट है, पिछले दिनों के आर्टिकल्स में भी ये बातें आई हुई थी, आज भी आई हुई हैं, थोड़ा सा इस पर भी आज भी डिस्कशन करेंगे। तो पार्लियामेंट एंड वेडनेसडे पास 3 bills that complete the government codification of 29 labours law in the 4 courts, with the Rajya Sabha passing the Industrial Relation Code। तो ये जो कोड पास हुए लगभग 3 कोड आपके देख पा रहे होंगे। तो पहला इसमें आप सभी देखेंगे तो कोडिफिकेशन जो है इसमें लगभग 29 लेबर लॉ को क्या किया गया, पास किया गया, और राज्यसभा में लगभग 4 कोड पास हुए। और इनकी बात करें तो पहले की बात करें तो पहला है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये तीनों कोड्स आप सभी को याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कोड है आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 एंड द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो ये बेसिकली आपको तीनों कोड याद होने चाहिए। अपर हाउस में साथ ही साथ पास भी हुआ था। अब इसमें जो 3 बिल्स पास हुए हैं वो लगभग लोकसभा में भी पास हुए हैं, और ये बिल जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है और उसकी विरोध भी हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लगभग भारत में 50 करोड़ वर्कर्स हैं, अपने आप में बड़ी तादाद भी है। तो इन सभी के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना आवश्यक था और इसके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी समझना था, क्योंकि जो IR कोड बिल है अलाउ कंपनी अंडर 300 वर्कर्स टू डिसाइड टर्मिनेशन अदर सर्विसिंग कंडीशन टू एम्प्लॉयज़। जहाँ पहले 100 स्टाफ्स होते थे तो टर्मिनेट करता था, अब वहीं पे अगर 300 वर्कर्स हैं तब वो टर्मिनेट कर सकता है। तो ये कुछ प्रमुख एस्पेक्ट को आप पिछले दिनों भी रीड कर सकते हैं और ये हर दिन न्यूज़ में बने हुए हैं।
तो ये इसके कुछ प्रमुख एस्पेक्ट हैं कि अब कंपनी जो है पहले 100 वर्कर्स होती तो उसको टर्मिनेट कर सकती थी, लेकिन अब वो 300 वर्कर्स रहेंगे तभी वो टर्मिनेट कर सकेंगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इस एस्पेक्ट में हम देख पाएंगे कि जो कार्बन न्यूट्रल बाय 2060 है, चाइना के द्वारा ये कहा गया कि वो 2060 तक जो कार्बन है कार्बन न्यूट्रल कंट्री की फॉर्म में उभर के सामने आएगा। तो ये एस्पेक्ट जो है उसके सामने मतलब कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन में उसने सी जिनपिंग ने उस पर क्या किया, मतलब प्रतिनिधित्व करते समय भाषण दिया कि वो क्या करेगा, कार्बन न्यूट्रल कंट्री 2060 तक बन जाएगा। तो ये बेसिकली इंडिया के लिए भी एक आसान का विषय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर बात करें चाइना की, तो चाइना जो है 2013 से लेकर 17 तक उसने क्या किया है कि कोल का जो एमिशन है, कोल का जो यूजिंग है वो भी रिड्यूस है, उसको भी कम किया है। और साथ साथ इंडिया की यदि हम बात करें कंपेरेटिवली, तो इंडिया ने भी कोल का जो है कंजप्शन कम किया है, और साथ ही साथ जो एनर्जी बेस्ड जो सिस्टम है उसको भी कई अल्टरनेटिव और अनेक प्रकार के सिस्टम एनर्जी को प्रोड्यूस करने का प्रयास चला, जिसके कारण जो कार्बन एमिशन है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। तो ये प्रमुख जो एस्पेक्ट है उसको आप सभी को तैयार होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इसके डाटा है वो वेरी जो करते हैं वो भी आपके लिए एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट होने जाना चाहिए। तो आप बेसिकली याद रखना चाहिए कार्बन एमिशन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपकी एनर्जी के क्या क्या साधन होते हैं, और क्या क्या आप एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, और उसका हमारे पर्यावरण पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा है G4 सीक टाइम बाउंडेड रिफॉर्म्स सिक्योरिटी काउंसिल। तो G4 कंट्रीज़ ने बार बार रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ 4, तो आप सभी को मालूम चाहिए कि जो G4 कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी। तो इन आपको याद होना चाहिए कि G4 जो कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी। ये बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में UNSC में बार बार रिफॉर्म्स की बातें कर रही हैं, और उसमें होना भी चाहिए, क्योंकि इसका मानना ये है कि प्रत्येक कंट्री को क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और भी अनेक प्रकार के एस्पेक्ट जो कि पिछले दिनों लगातार न्यूज़पेपर में बने हुए हैं उसको भी बता रहा है। क्योंकि 75वीं जो वर्षगांठ थी UN की, उसमें ये बात की इसके लिए मोदी जी के द्वारा कहने को देखने को मिली है, उन्होंने इस बात पे भी चर्चा की है। तो देखिए कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें लगभग 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 हैं परमानेंट और 10 हैं नॉन परमानेंट। तो जो ये G4 कंट्री है इनका ये मानना है कि परमानेंट मेंबर की जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए, जबकि कुछ कंट्री का ये मानना है कि जो नॉन परमानेंट है इनका जो नंबर्स इंक्रीज किया जाए। तो ये बेसिकली जो एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। इंडिया बार बार इस बात कर रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनको यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव उनका भी होना चाहिए, वो भी उस बात को अपनी बातें रख सकें, और उनको भी मतलब एक जितने भी उनके राइट्स बनते हैं वो भी वहाँ पे बातें हो सकें। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आप सभी देख पा रहे होंगे कि नेवलिनी आउट ऑफ जर्मन हॉस्पिटल। तो नेवलिनी कौन है, इनको आप सभी लोग जानते हो कि इजराइल के मतलब कि राष्ट्रपति, यानी कि बेसिकली वहाँ पे जो रशियन जो एक प्रकार के अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे अलेक्सी नेवलिनी, इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, जिसके कारण इनको मतलब कि जहर मतलब कि को दे दिया गया था, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती थे। अब ये क्या हो गए, आउट हो गए हैं, आउट ऑफ जर्मन हॉस्पिटल से फिलहाल ये डिस्चार्ज हो चुके हैं। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन। बात करें यदि आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से है कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन UNSC अबाउट 100 वर्ड्स। तो आप सभी लोग UNSC पर 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे और उसके सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।